हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है पार्टीज को। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मान लो दो पर्सन है ए और बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो अपनी गाड़ी बी को सेल करेगा। इसके बदले में बी ए को 1,00,000 रुपए देगा, यानी कि ए और बी के बीच में गाड़ी को बेचने और खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ए अपनी गाड़ी बेचने से मना कर देता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है। जब भी कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करती है, यानी कि अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती है या फिर अपना प्रॉमिस पूरा करने से मना कर देती है, तो हम कहेंगे कि उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। हमारे एग्जाम्पल में ए गिल्टी पार्टी है। जो पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि अपनी तरफ का प्रॉमिस पूरा नहीं करेगी, उसको हम लोग गिल्टी पार्टी बोलेंगे, और दूसरी पार्टी को हम लोग कहेंगे एग्रीव्ड पार्टी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी उस पार्टी के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स ले सकती है। हमारे एग्जाम्पल में बी एग्रीव्ड पार्टी है। जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो बी क्या करेगा? बी के पास कुछ रेमेडीज अवेलेबल है जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको देता है। सबसे पहली रेमेडी है एक्सोनरेशन की। एक्सोनरेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना, उसको खत्म कर देना। हमारे एग्जाम्पल में ए गिल्टी पार्टी है। जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो बी उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म मान सकता है, उसको टर्मिनेटेड मान सकता है, और उस केस में बी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसकी जो प्रॉमिस थी 1,00,000 रुपए देने की, वो प्रॉमिस अब बी को पूरे करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रेमेडी जो पर्सन बी के पास अवेलेबल है वो है क्लेम फॉर डैमेजेस की। अगर बी को कोई नुकसान हुआ है ए के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से, तो बी ए से कुछ डैमेजेस मांग सकता है। जो नुकसान उसको हुआ है वो ए से उसको पूरा करवा सकता है। तीसरी रेमेडी बी के पास अवेलेबल है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट की। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच अर्नड। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई काम किया जा रहा है और काम आधा पूरा होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो जितना काम किया गया है उतने काम की पेमेंट उस पर्सन को मिलेगी, उसको हम कहते हैं क्वांटम मेरिट। इसके बाद पर्सन बी के पास ऑप्शन होता है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, कि वो कोर्ट में जाकर कह सकता है कि ए अपनी प्रॉमिस से पीछे हट गया है लेकिन मुझे यही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी है, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है ए को गाड़ी बेचने के लिए। लास्टली बी के पास ऑप्शन है क्लेम फॉर इंजंक्शन का। इंजंक्शन का मतलब होता है जब कोर्ट ऑर्डर देता है किसी पार्टी को कोई काम ना करने के लिए। पर्सन बी के पास क्लेम फॉर इंजंक्शन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। इन सारे पॉइंट्स को अब आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली रेमेडी जो अवेलेबल है एग्रीव्ड पार्टी के पास वो है एक्सोनरेशन की। जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, एक्सोनरेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवा देना। इससे एग्रीड पार्टी को फ़ायदा क्या होता है? जब गिल्टी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, एग्रीव्ड पार्टी अपनी तरफ का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना चाहती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी की भी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती हैं, उसने भी कुछ प्रॉमिसेस किए हैं। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कराने के बाद एग्रीव्ड पार्टी की वो ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती है, उसको अपनी तरफ का प्रॉमिस पूरा करने की अब ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो लोग हैं ए और बी। पर्सन ए बी से कुछ गुड्स परचेज करना चाहता है। ए बी के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ गुड्स परचेज करना चाहता हूँ और मुझे वो गुड्स 5 तारीख तक चाहिए। बी कहता है कि मैं आपको 5 तारीख तक वो गुड्स सप्लाई कर दूंगा अगर आप मुझे 1 तारीख तक पेमेंट कर दो, तो यानी कि बी एडवांस में पेमेंट लेगा। ए ने कहा कि वो एडवांस में पेमेंट करने के लिए तैयार है, वो 1 तारीख को पेमेंट कर देगा। पर्सन बी ने कहा कि वो ए को गुड सप्लाई करने के लिए भी तैयार है, वो 5 तारीख को ए को कुछ गुड सप्लाई कर देगा। जब 1 तारीख आई तो पर्सन ए ने कोई एडवांस पेमेंट नहीं की बी को, तो हम लोग ये कहेंगे कि पर्सन ए ने अपनी तरफ का प्रॉमिस पूरा नहीं किया है, यानी ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। बी हमारी एग्रीव्ड पार्टी हो जाएगी और पर्सन ए हमारी गिल्टी पार्टी हो जाएगी। अब यहाँ पर
पर्सन बी ने भी एक प्रॉमिस किया था कि वो 5 तारीख को गुड सप्लाई करेगा ए को। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होता है तब तक पर्सन बी की ऑब्लिगेशन खत्म नहीं होती है। ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बी भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है। बी के पास ऑप्शन अवेलेबल क्या है कि वो कोर्ट में जाएगा और अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करवाएगा, अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करवा लेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो बी की जो लाइबिलिटी है, उसकी जो ऑब्लिगेशन है गुड सप्लाई करने की, वो ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाएगी। एग्रीव्ड पार्टी के पास दूसरी रेमेडी अवेलेबल है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट की। जैसा मैंने आपको बताया, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच अर्न, जितना कमाया गया। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई काम किया गया है और वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, तो जितना काम किया गया है और जिस पार्टी ने वो काम किया है उसको उस काम की पेमेंट मिलेगी। उसको हम कहते हैं क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझेंगे। जब एग्रीव्ड पार्टी ने ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर कोई काम किया है, मान लो 2 लोग हैं ए और बी, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी के घर को रिपेयर करेगा, उसके घर में कुछ मरम्मत करेगा, इसके बदले में बी ए को कुछ पेमेंट देगा। ए ने घर की मरम्मत करना शुरू किया और बाद में बी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब यहाँ नोट कीजिए कि आधा काम हो चुका है, ए ने आधा रिपेयरिंग का काम तो कर दिया है, लेकिन इस केस में बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब बी कहता है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। ए कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट कहेगा कि ए ने जितना काम किया है कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, उतने काम की पेमेंट उसको मिलेगी। और कोर्ट में जाके अपने काम की पेमेंट उसने मांगी, उसी को हम कहते हैं क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट, कि उसने क्वांटम मेरिट जो उसने काम किया है ए ने, उसका क्लेम वो मांग रहा है कि मुझे उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे जब गिल्टी पार्टी ने कोई काम किया है। इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज ये कर लेंगे कि ए ने काम करना तो शुरू कर दिया और काम आधा होने के बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया कि मैं अब आपके घर की मरम्मत नहीं कर पाऊंगा। तो इस केस में आधा काम हो चुका है और इसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक किया है, यही गिल्टी पार्टी है। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया तो बी ने कहा कि मैं अब आपको पेमेंट नहीं दूंगा। ए अपनी पेमेंट लेने के लिए कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि मैंने जितना काम किया है मुझे उसकी पेमेंट मिलनी चाहिए। बी कहता है कि जब इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया तो इसको वो पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इस केस में कोर्ट कहेगा कि ए ने जो काम किया है तो उस काम की पेमेंट उसको मिलेगी, भले ही वो गिल्टी पार्टी है। क्वांटम मेरिट का क्लेम दोनों पार्टीज डाल सकती हैं, एग्रीड पार्टी भी डाल सकती है और गिल्टी पार्टी भी डाल सकती है। जिस भी पार्टी ने काम किया है उसके काम की पेमेंट उसको मिलेगी। इसमें हमें सिर्फ एक पॉइंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होना चाहिए, उसको हम हिस्सों में डिवाइड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो यहाँ एग्जाम्पल लिया है, पर्सन ए को पेमेंट मिलेगी घर की मरम्मत करने की हर दिन के हिसाब से। इसने 1 दिन काम किया तो इसको 1 दिन की पेमेंट मिलेगी, इसने 2 दिन काम किया तो इसको 2 दिन की पेमेंट मिलेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की एक ही तरह की पेमेंट की जाएगी, तो उन केसेस में क्वांटम मेरिट का क्लेम नहीं मिलता है। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ए और बी का। इनके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए एक किताब लिखेगा और बी उस किताब को खरीदेगा, उसको पब्लिश करेगा और आगे सेल करेगा। अब मान लेते हैं कि ए ने 2 चैप्टर लिखे और 2 चैप्टर लिखने के बाद उसने कहा कि अब मैं ये किताब आगे नहीं लिखूंगा, यानी ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है। इस केस में ए को कोई पेमेंट नहीं मिलेगी उन 2 चैप्टर्स के लिए, क्योंकि इन्होंने किताब का कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये किताब पूरी लिख के उसको देगा, उसके बाद उसको पेमेंट मिलेगी। लेकिन 2 चैप्टर लिखने से ना तो बी को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, उसको कोई बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट का एलिमेंट यानी कि किताब, उसको हम हिस्सों में ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
ए को चैप्टर वाइज पेमेंट नहीं मिल रही है, उसको एक किताब लिखने की पेमेंट मिल रही है। तो जब तक वो काम पूरा नहीं करेगा तो उसको आधे काम की पेमेंट नहीं मिल सकती है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कोर्ट में कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें काम तो डिविजिबल नहीं होता है लेकिन लगभग नियरली कंप्लीट है और उसके बाद वो ब्रीच हो जाता है। तो उन केसेस में कोर्ट ने डिसाइड किया है कि काम भले ही डिविजिबल नहीं है लेकिन लगभग लगभग पूरा है, तो उसको कुछ रीजनेबल पेमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ कोर्ट पे डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये रीजनेबल है कि ए को कुछ पेमेंट मिलनी चाहिए तो कोर्ट उसको क्वांटम मेरिट का क्लेम दे सकता है। नहीं तो जनरली जहाँ काम डिविजिबल नहीं होता है वहाँ पर पेमेंट नहीं दी जाती है क्वांटम मेरिट की। थर्ड रेमेडी जो एग्रीड पार्टी के पास अवेलेबल है वो है क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लेम फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि एग्रीड पार्टी कोर्ट में जाकर मांगेगी कि गिल्टी पार्टी ने जो कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया था अब वो पार्टी उस प्रॉमिस को पूरा करे, उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये क्लेम कंप्लीटली डिस्क्रिशन पर होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पर होता है और जनरली ये अलाउ नहीं किया जाता है क्योंकि कोर्ट कभी भी किसी को कंपेल नहीं करेगा ऐसा काम करने के लिए जो वो ऑलरेडी मना कर चुके हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम कोर्ट सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में ही ऑर्डर करेगा। फॉर एग्जांपल, एक ब्रीच हुआ है और एग्रीड पार्टी को कितना नुकसान हुआ है उस ब्रीच की वजह से, ये बात पता लगाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई तरीका नहीं है। उस केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑर्डर कर सकता है। दूसरा, जब मॉनेटरी कंपनसेशन काफ़ी नहीं होती है एग्रीड पार्टी के रिलीफ के लिए। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी ए को एक 500 साल पुराना सिक्का बेचेगा। बाद में बी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है और सिक्का बेचने से मना कर देता है। तो यहाँ पर अगर कोर्ट ये ऑर्डर करे कि बी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए ए को कुछ पेमेंट कर दे, 10,000 रुपये उसको दे दे, तो उससे ए को उतना रिलीफ नहीं मिलेगा क्योंकि एक 500 साल पुराना सिक्का एक बहुत रेयर आइटम है और उसके हाथ से वो चला गया। तो यहाँ पर वो 10,000 रुपये से ए को कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट हो सकता है ऑर्डर कर दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। इसी तरह से कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो पर्सनल नेचर का है, एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मान लो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एम्प्लॉय 5 साल तक सिर्फ एम्प्लॉयर के पास ही काम करेगा, बाद में वो एम्प्लॉय जॉब को छोड़ना चाहता है 5 साल से पहले। तो एम्प्लॉयर कोर्ट में गया और कोर्ट में जाकर कहता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कह रहा था कि हमें 5 साल तक ये सर्विस मिलेगी और अब ये एम्प्लॉय हमारा जॉब छोड़ना चाहता है, तो हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हैं कि ये एम्प्लॉय हमारी ही फर्म में काम करता रहे। इस केस में कोर्ट कभी भी क्लेम को ऑर्डर नहीं करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के क्लेम को कभी ऑर्डर नहीं करेगा। नेक्स्ट, जब मॉनेटरी कंपनसेशन एग्रीड पार्टी के लिए काफ़ी हद तक रिलीफ दे देता है। फोर्थ ऑप्शन जो अवेलेबल है एग्रीड पार्टी के पास वो है क्लेम फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन एक तरह का कोर्ट का ऑर्डर होता है जिसमें कि किसी पार्टी को कोई काम ना करने के ऑर्डर दिए जाते हैं या कोई काम कर रहा है और उस काम को रोकने के ऑर्डर दिए जाते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी 2 लोग हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी के होटल पर न्यू ईयर्स की रात को गाना गाएगा और उसके बदले में ए को कुछ पेमेंट मिलेगी। अब यहाँ ए क्या करता है कि ए किसी और होटल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि वो न्यू ईयर्स की रात को ही वहाँ पर भी गाना गाएगा। बी इसको एंटिसिपेटरी ब्रीच मान सकता है और वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाकर वो कहता है कि मैं क्लेम फॉर इंजंक्शन चाहता हूँ। कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है इंजंक्शन का जिसमें वो पर्सन ए को होटल सी में गाना गाने से रोक सकता है न्यू ईयर्स के दिन। क्लेम फॉर इंजंक्शन एक तरह का नेगेटिव रिलीफ देता है एग्रीड पार्टी को। हमारे एग्जाम्पल में पर्सन बी ए को कंपेल नहीं कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे, लेकिन पर्सन बी इंजंक्शन का क्लेम डाल सकता है कि ए किसी दूसरे होटल में जाकर न्यू ईयर्स पर परफॉर्म ना करे। लास्ट रेमेडी जो एग्रीड पार्टी के पास अवेलेबल है वो है क्लेम फॉर डैमेजेस की।
डैमेजेस का मतलब है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो एग्रीड पार्टी को हो सकता है कोई नुकसान हो जाए किसी तरह का, उसको कोई लॉस हो जाए। तो क्लेम फॉर डैमेजेस में एग्रीड पार्टी उस नुकसान की भरपाई करने के लिए कहती है गिल्टी पार्टी को। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा 10,000 रुपये के लिए। अब मान लेते हैं कि पर्सन ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। पर्सन बी को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। पर्सन बी गया सी के पास और सी से उसने वही रॉ मटेरियल्स परचेज किए 12,000 रुपये में। पर्सन बी को 2,000 रुपये का लॉस हो गया। अगर ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं करता तो बी को वो रॉ मटेरियल 10,000 रुपये में मिलते। ए के कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से बी को 2,000 रुपये का लॉस हुआ। अब बी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया और मुझे 2,000 रुपये का लॉस हो गया। तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है ए को कि वो 2,000 रुपये के डैमेजेस बी को पे करे। जो डैमेज बी को हुआ है, जो लॉस उसको हुआ है, उसकी भरपाई अब ए करेगा। उसको हम कहेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस। क्लेम फॉर डैमेजेस और क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट दो अलग अलग चीज़ हैं। क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट उस केस में दिया जाता है जब एक पार्टी ने कुछ काम किया है या किसी तरह की कोई सर्विसेज दी हैं और उस काम के लिए या सर्विसेज के लिए जब वो पार्टी पेमेंट मांगती है तो उसको हम कहते हैं क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। क्लेम फॉर डैमेजेस लॉस के केस में होता है जब एग्रीड पार्टी को कुछ नुकसान होता है दूसरी पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से और उसकी भरपाई जब वो मांगता है तो हम उसको कहते हैं क्लेम फॉर डैमेजेस। जब एग्रीड पार्टी गिल्टी पार्टी से कुछ डैमेजेस मांगती है यानी अपने नुकसान की भरपाई मांगती है तो वो डैमेजेस जनरल डैमेजेस भी हो सकते हैं, स्पेशल डैमेजेस भी हो सकते हैं, एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी हो सकते हैं और नॉमिनल डैमेजेस भी हो सकते हैं। इनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे जनरल डैमेजेस। जनरल डैमेजेस उन केसेस में दिए जाते हैं जहां लॉस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से ही होता है। जो एग्जाम्पल हमने लास्ट स्लाइड में किया था कि पर्सन बी को रॉ मटेरियल सी से परचेज करने पड़ गए 12,000 रुपये में। अगर पर्सन ए ये ब्रीच नहीं करता तो बी को वो गुड्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सी से, उसको वो 2,000 रुपये का लॉस नहीं होता। तो हम लोग ये कहेंगे कि पर्सन ए ने जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया उसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था कि पर्सन बी को वो 2,000 रुपये का लॉस हो गया। इसको हम जनरल डैमेजेस बोलेंगे। स्पेशल डैमेजेस स्पेशल लॉस के केस में दिए जाते हैं। जब पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो दोनों पार्टीज की नॉलेज में है, दोनों पार्टीज को ये बात पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, किसी स्पेशल सिचुएशन में किया जा रहा है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो कोई एबनॉर्मल, कोई स्पेशल लॉस हो सकता है। स्पेशल लॉस को समझने के लिए हम अपने लास्ट एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करेंगे। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को कुछ रॉ मटेरियल सेल करेगा 10,000 रुपये में। कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बी ने ए से कहा कि ये रॉ मटेरियल मैं आपसे एक स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए खरीद रहा हूँ। अगर मुझे ये रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिले तो मेरे हाथ से वो ऑर्डर चला जाएगा और मेरी एक पोटेंशियल इनकम कम हो जाएगी। ए ने कहा ठीक है, मैं आपको टाइमली डिलीवरी कर दूंगा रॉ मटेरियल्स की। कुछ समय बाद पर्सन ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है और रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करता है बी को। अब बी को रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुए और उसकी वजह से बी के पास जो ऑर्डर आया था अब वो ऑर्डर कैंसिल हो गया। जो ऑर्डर पर्सन बी के हाथ से गया है, इसकी पोटेंशियल इनकम कम हुई है, इसको हम लोग स्पेशल लॉस मानेंगे। स्पेशल लॉस हमेशा उसी केस में होगा जब कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त दोनों पार्टीज को उस स्पेशल लॉस के बारे में नॉलेज हो। सिर्फ उसी केस में पर्सन बी को स्पेशल डैमेजेस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब स्पेशल लॉस के ऑपोजिट, जब पर्सन बी मार्केट से पर्सन सी से 12,000 रुपये में वो रॉ मटेरियल परचेज कर रहा था और उसको 2,000 रुपये का नुकसान हो रहा था, वो जनरल लॉस था। जनरल लॉस के केस में दोनों पार्टीज को ये नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ तो मुझे ये जनरल लॉस हो सकता है। स्पेशल लॉस के केस में हमेशा दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये बात पता होनी चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो ये स्पेशल लॉस मुझे हो सकता है। एग्जेम्पलरी डैमेजेस तब पे किए जाते हैं जब एग्रीड पार्टी को
ब्रीच की वजह से कोई मेंटल या इमोशनल सफरिंग फेस करनी पड़ती है। इसमें एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बैंक है ए और एक पर्सन है बी। बैंक और पर्सन बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि बैंक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बी को और उसके बदले में बी कुछ पेमेंट देगा बैंक को। अब इन्हीं सर्विसेज के अंडर एक सर्विस आती है चेक की। पर्सन बी को बैंक एक चेकबुक देता है जिससे पर्सन बी किसी को भी वो चेक दे सकता है जो उसके खाते से पैसा निकाल सकते हैं। बी ने सी को एक चेक इशू किया। अब पर्सन सी बैंक गया और बैंक ए ने उसके चेक को डिसऑनर कर दिया, जबकि पर्सन बी के अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल था, उसके अकाउंट में पैसे थे। बैंक ने बाय मिस्टेक पर्सन बी का चेक डिसऑनर कर दिया। पर्सन बी कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाकर कहता है कि बैंक ने मेरा चेक डिसऑनर कर दिया जबकि मेरे अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल था और इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई है मार्केट में, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। अब मार्केट में लोगों को लगेगा इसका चेक डिसऑनर होता है तो इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है। इस वजह से अब कोर्ट बैंक को ऑर्डर करेगा कि पर्सन बी को वो कुछ एग्जेम्पलरी डैमेजेस पे करे। पर्सन बी को कोई फाइनेंशियल कोई मॉनेटरी लॉस यहाँ पर नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रेपुटेशन खराब हुई है, उसको मेंटल और इमोशनल सफरिंग मिली है। तो इसको हम लोग कहेंगे एग्जेम्पलरी डैमेजेस। पर्सन बी को एग्जेम्पलरी डैमेजेस मिलेंगे। नॉमिनल डैमेजेस उन केस में दिए जाते हैं जहां एग्रीड पार्टी को कोई रियल लॉस नहीं होता है, ना उनको कोई जनरल लॉस हुआ है, ना उनको कोई स्पेशल लॉस हुआ है और किसी तरह का उनको मॉनेटरी लॉस नहीं हुआ, उनको किसी तरह का इमोशनल या मेंटल लॉस भी नहीं हुआ है। तो उस केस में सिर्फ ये बात रिकॉग्नाइज करने के लिए कि गिल्टी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, कोर्ट कुछ नॉमिनल डैमेजेस ऑर्डर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को अपनी गाड़ी बेचेगा। बाद में बी अपने कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाता है, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। यहाँ पर बी को कोई लॉस नहीं हुआ है, उसको कोई मॉनेटरी लॉस भी नहीं हुआ है और उसको कोई मेंटल लॉस भी नहीं हुआ है। तो जब बी कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कहेगा कि ए ने गलत किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, लेकिन बी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हम लोग ए को कुछ नॉमिनल डैमेजेस पे करने के लिए कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये अगर ए बी को पे कर दे सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया है, तो हम लोग उसको नॉमिनल डैमेजेस बोलेंगे। हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच करने के बाद एग्रीड पार्टी को क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, और टाइप्स ऑफ डैमेजेस, किस तरह के डैमेजेस एग्रीड पार्टी मांग सकता है, क्लेम कर सकता है कोर्ट में। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। थैंक यू।